बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, पवन सदी से आते जाते सभी हुक्मरान आवाम की खुशहाली से लेकर जानो माल की हिफाजत समेत कैसे कैसे इनकलाबी नारे और दावे करते चले आए हैं। इन सभी के चंद फीसद वादे भी अगर वफा हुए होते तो हालात शायद इस कदर मायूस कुन न होते। वतन अजीज दुनिया में शायद वाहिद ऐसी रियासत है जहां इंतजामी मशीनरी सियासी जमातों के साथ इस तरह मंसूब हुई है कि ये इख्तिदार से बाहर हों भी तो भी इस शजरे सायादार की छाओं और फल से बराबर मुस्तफीद होते रहते हैं। सियासी अहदाफ के हुसूल हों या मुखालिफिन को सरनगू और जेर अताब रखना इंतजामी मशीनरी हर दौरे हुकूमत में हुक्मरानों का हरावल दस्ता रही है। तो दूसरी तरफ मयार जिंदगी बुलंद करने के अहदाफ हों तो सिस्टम में ऐसा शॉर्टकट लगाया गया है कि पूरा सिस्टम ही शॉर्ट होता चला गया है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के DRO से हल्फ उठा लिया। कागजात नामजदगी की फीस ₹100 मुकर्रर। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज उठा दिया। सवाल यह है कि इस वक्त जब इंतखाबी अमल का आगाज हो चुका है, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के मुतालबे का कोई जवाब बनता भी है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात करीब हैं, सियासी गहमा गहमी में तेजी है, मेल मुलाकातों में इजाफा, उस्मान डार की वालिदा के ख्वाजा आसिफ पर संगीन इल्जाम सामने आए। चेयरमैन PTI का यह कहना है कि नवाज शरीफ अभी तक नाअहल है, जबकि नवाज शरीफ का यह कहना है कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। वज़ीर आज़म को जेल में डालकर कहा जाता है हमने ठीक किया। सवाल यह है कि नवाज शरीफ किससे मुंसफी चाह रहे हैं। और आगे चलकर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, कारोबार का मनफी दिन, पाकिस्तान का LNG के लिए आलमी अदालत से रुजू, पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों के हुसूल में 50% कमी का सामना है, 2023 मईशत के लिए अच्छा न रहा, कारोबारी बरादरी का रद्द-ए-अमल। सवाल यह है कि पाकिस्तानी मईशत कब अपने पांव पर खड़ी होगी। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज़ आलम साहब, सबसे पहले मुझे ये तो बताइए कि अब मुल्क में इंतखाबी अमल का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया है, कितना खुश आइंदा ये मामला? ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि जो गैर यकीनीपन था वो दूर हुआ है, उसके गैर यकीनीपन के बादल छटे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अच्छा फैसला किया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये हलबंदियां हैं, उन पर जो इतराज़ात अब हो रहे थे उसकी तारीख गुजरने के बाद तो हाई कोर्ट से भी कहा गया है कि वो इलेक्शन प्रोसेस के रास्ते में रुकावट न बने। अब मैं पाकिस्तान में हैरान होता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को तो बिल्कुल एक पंचिंग बैग बना दिया है। एक हाई कोर्ट का जज बैठता है और वो कहता है कि जी पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन को मुअत्तल कर देता है। वो अगर सुप्रीम कोर्ट ना कन्वीन करती, इंटरवीन न करती तो वो इलेक्शन डॉल्ड्रम्स में थे या खतरे में पड़ गए थे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। जिस तरह हालांकि हमने काफी करीब कर लिया है, ECP के इख्तियारात इंडिया के करीब किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में भी होता है, कोर्ट्स के प्रेशर में भी होता है, और सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशरी के भी प्रेशर में होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन को हमें कंट्रोवर्सी से बाहर रखना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ पार्टियों ने बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को। हमारे यहाँ तो इम्तियाज़ आलम साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मोहम्मद आदिल साहब, आप बताइएगा, अब इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का इजरा भी शुरू कर दिया है, तमाम जो तज़ब्ज़ुब के शिकार थे हम सब भी और अवाम भी, वो ख़त्म हो गया है, कितना खुशाइंद है आपके ख्याल में ये मामला? देखें, आज बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में भी जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, इसमें नॉमिनेशंस पेपर जो है वसूल किए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम जो रास्ते जो वो क्या सराइयाँ जो है उनके ऊपर पैरा बिठा दिया है कि जो जिनके
वजह से लगता था कि शायद इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। आज भी एक हल्का बंदी के केस में जो जस्टिस मंसूर अली शाह है और जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी वही लाइन ली है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ली थी कि वो हाई कोर्ट से जो भी फैसला हल्का बंदियों के हवाले से आ रहा है उसमें उन्होंने मुस्तरद कर दिया और बड़ी साफ और क्लियर डायरेक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत जो है वो इलेक्शन का अल्तवा नहीं चाहती। लेकिन जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जो हैरान कुन भी है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार की तरफ से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो सवालिया निशान जो है वो उठाया गया है और उसको गो के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्तरद कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार है वो भी जो मुस्लिम लीग नून का हमायत याफ्ता ग्रुप है, आसमा जहांगीर ग्रुप, उससे उसके प्रेसिडेंट है, यानी कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो बार है वो भी नून लीग का उस पर इन्फ्लुएंस है और जो पाकिस्तान बार है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट जो मुस्लिम लीग नून का इन्फ्लुएंस है। ये दोनों वकला की जो बड़ी बॉडीज है इन दोनों का इन पे जो है मुस्लिम लीग नून का इन्फ्लुएंस है। अब बड़ा हैरान कौन है कि जब एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसके ऊपर एक फैसला जारी कर दिया और उसके बाद अब तक तमाम जो हल्का बंदियों के हवाले से जो ताख़ीर का बाइस बन सकते थे किसी भी तरह से इलेक्शन के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ा डायरेक्शंस जारी कर दिए हैं। ऐसे मौके पर दो वकला की बड़ी बॉडीज़ जो है उनका इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना या उनको जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि उनकी वजह से जो है वो इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हो सकते, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। लेकिन इसके गो के ये सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों बड़ी एसोसिएशंस के, इससे इलेक्शंस पे तो कोई असरअंदाज नहीं होगा। अब ये सारा के सारा जो हाथ में है, जो बॉल इस टाइम चीफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, उसने जो शेड्यूल जारी किया है उस शेड्यूल के मुताबिक उसने जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। जहाँ तक इलेक्शंस पे एतराज़ात है वो सवालिया निशान तो हर दौर में उठते हैं, चाहे अब जो भी पार्टी हारेगी उसने अपना कोई ना कोई बयानिया तो बनाना है। उस बयानिए को बनाने के लिए वो पेशगी जैसे आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आगे जाकर बहुत सारे आरओस के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां होंगी। ये इलेक्शन हमारे जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं ये उसका हिस्सा है, ये हर दफ़ा इसी तरह से होता है। तो अब तक की सूरत हाल में तो जो ऐसी कोई हालात नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ना हो सके, तो ये बड़ी खुशाइंदा बात है जिसका यकीनी तौर पर जो भी आए हुकूमत स्टेबल आनी चाहिए ताकि मुल्क की बागडोर जो है वो सही हो और माशी हालात बेहतर अंदाज में चल सके। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से इंतखाबी अमल का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अब जो है एतराज़ सामने आया है पाकिस्तान बार काउंसिल का। इस वक्त में जब इंतखाबी अमल का आगाज हो चुका है तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का ये एतराज़ जो है इसका अखलाकी तौर पर ये बनता भी है और ये किस हद तक असरअंदाज हो सकता है इंतखाबात पर। देखिए, मैं थोड़ा सा ना इसी बात की वजाहत करना चाह रहा हूँ, लेकिन जरा हटके। जी, पाकिस्तान में जब से अदलिया बहाली की तहरीक चली है, वकला के अंदर एक अनवांटेड एग्रेशन आ गया और वो हर सोसाइटी के सेगमेंट को समझते हैं कि उनके उस सेगमेंट को उनके जेर नगीन आ जाना चाहिए। मुझे हर 15 दिन के बाद 2 अदालतों में पेश होने का इत्तेफाक होता है। मैं अपनी इन आंखों से देखता हूँ कि बेल मुल्ज़म की मुस्तरद हो जाने के बाद वकला बाकायदा जत्थे की सूरत में मुल्ज़म को अदालत से फरार करवा रहे होते हैं और पुलिस वाला बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा होता, भले वो डीएसपी हो, भले वो अपना एसपी हो, वो बेचारे खड़ा होकर तमाशा देखते हैं और अगर उनमें से कोई मज़ामत करने की जिसारत करे तो उसकी वर्दी फाड़ दी जाती है। और अब तो ये हालत हो गई है कि तहसील बार के लेवल के ऊपर अगर किसी वकील को सब्जी महंगी मिल जाए तो वो आगे बार एसोसिएशन के पैड के ऊपर प्रेस रिलीज जारी कर देता है कि जनाब मुझे ये जनाब बड़ा जुल्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई है। दरअसल इस मामले के अंदर भी यही हुआ है। बार एसोसिएशन के एक ग्रुप ने जो है उसकी ख्वाहिश थी कुछ सीटों के ऊपर के एडजस्टमेंट की जाए क्योंकि उनके लोग इलेक्शन लड़ रहे थे या उनके करीबी अजीज इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा। ये बार एसोसिएशन के करता धरता है। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन सीटों की एडजस्टमेंट नहीं हुई।
और अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से भी जब उनकी ये रिक्वेस्ट टर्न डाउन हो गई, तो अब बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज कर नहीं सकती थी, तो फिर कमजोर फरीक ढूंढ के उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी और पंजाब बार काउंसिल ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी हैं। बेसिकली इन दोनों एसोसिएशन के अंदर जो हुक्मरान धड़ा है, उस धड़े के कुछ लीडरों की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियां तब्दील करने से इनकार कर दिया था, तो इसका गुस्सा निकाला गया है, लिहाजा इसे पर्सनल ग्रज के तौर पे लिया जाए, ये कोई पॉलिसी डिफरेंस नहीं है। बाकी इलेक्शन का प्रोसीजर बाकायदा शुरू हो गया है, ये खुशाइंद अमर है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत एक कदम और आगे बढ़ गई। सही है। सलमान हाफिज साहब, आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतालबा है, इसका कुछ जवाब भी बनता है, और आप कितना खुशाइन देखते हैं मामला के बाकायदा जो कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया गया है? देखिए, अब रिजवान रजी साहब ने तो इसको दाखिली लड़ाई करार दे दिया है, हुक्मरान इत्तेहाद का या हुक्मरान जमात का। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होती है या पंजाब बार काउंसिल या पाकिस्तान बार काउंसिल, जब उनकी कोई प्रेस रिलीज आती है और उसकी तरफ से बाकी लोगों की तरफ से कोई तरदीद ना आए, तो इसको एक मुश्तरका करारदाद समझा जाता है या मुश्तरका एलामिया समझा जाता है। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि इस वक्त बहस ये बेमानी है, आदिल साहब ने बिल्कुल ठीक की है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकता है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे शायद इलेक्शन के ऊपर उस तरह से असरअंदाज ना हो। इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन आपको भी पता है, मैं बार बार कहता रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत सी जमातें इलेक्शन नहीं चाहती हैं, और उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और उसमें JUI भी शामिल है। अभी हम कल तक तो ये गिला कर रहे थे कि जनाब PTI वाले जो हैं वो इंतखाबात को पोस्टपोन करना चाहते हैं। आज एहसन बून साहब और ये जो आजम नजीर तारड़ का ग्रुप है, जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है, चाहे वो सियासी ब्लैकमेलिंग के तौर पर कर रहा हो, तो इसका मतलब है उनके भी कुछ सियासी अज़ाइम और सियासी एजेंडे हैं। एक बात। दूसरी बात है कि बड़ी अच्छी बात है, सबने की है कि इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इससे कौन सी जमहूरियत आगे बढ़ रही है और किस किस्म का ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं हम। आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शन है तो 100 बिस्मिल्लाह, इस पर ढोल बजाइए। ये तो इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कोई यकतरफा इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया गया है एक पार्टी के खिलाफ, और उस पार्टी को इंतखाबात में किस हद तक इजाजत मिलेगी इलेक्शन में हिस्सा लेने की, उनके इंतखाबी उम्मीदवारों की, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा और वाज़ेह हो जाएगा कि कितनी स्पेस मिलती है PTI को इलेक्शन में जाने के लिए। अगर इलेक्शन इसी तरीके से होने हैं जो आज के दिन तक की रोदाद है, तो फिर इस इलेक्शन के ऊपर तो फिर आप बस इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, क्योंकि इसके बाद भी नया कुरान पैदा होगा। पाकिस्तान की रवायत रही है कि हर इलेक्शन के बाद एक नई महाजराई का खेल शुरू हो जाता है, लोग इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करते हैं। और ये जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है, अभी इम्तियाज आलम साहब कह रहे थे, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन का जरा किरदार तो देखिए पिछले कुछ अरसे में किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बिहेव किया है और किस तरीके से वो निजाम को चलाने की कोशिश कर रहा है। इवन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी जिस तरह से उन्होंने बुनियाद बनाया है, तो लगता ही है कि इलेक्शन कमीशन का भी अपना एक सियासी एजेंडा है। तो इस वक्त तो बाकायदा टारगेटेड जो है वो एक जमात को टारगेट करके इलेक्शन के अमल से बाहर निकालने की जो कोशिश की जा रही है, उसके नताइज तो कोई अच्छे नहीं निकलेंगे। हो सकता है इलेक्शन भी हो जाए और हो सकता है हुकूमत भी बन जाए, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लड़ाई तो फिर वहीं की वही रहेगी ना। इससे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो सवाल है वो भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और कितनी मजबूत हुकूमत बनेगी, किस तरह की हुकूमत बनाई जाएगी, ये सारे खेल तो हमें नजर आ रहे हैं ना। और ये कौन सा अवामी मैंडेट की रिफ्लेक्शन होगी, आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पर हूं, हम सब जानते हैं कितनी अवामी रिफ्लेक्शन आती है। हमारे यहाँ तो पहले से चीजें तय करके फिर इलेक्शन में जाया जाता है। अब आप देखिए ना, वो सरफराज जो बुख्ती साहब हैं, वो चले गए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, और उनके बारे में बाद जर्नलिस्टों ने खबर भी जारी कर दी है कि वो अगले चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है। पता नहीं कहां से खबरें लेके आते हैं, ख्वाहिशात की बुनियाद पे होती हैं, तज़ियों की बुनियाद पे होती हैं, कौन किसको देता है। ये सारे खेल हमें जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी और जमहूरी निज़ाम है और जो हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम है, और ये सिर्फ ये नहीं कि ये इन इंतखाबात में हो रहा है, हर इंतखाबात में हमें पहले से ज्यादा खराबियां देखने को मिलती हैं। 2018 में भी खराबियां थी, अब भी खराबियां 2013 में भी थी, उससे पहले भी थी। यानी हम अपने इंतखाबी निजाम को शफाफ ही नहीं बना सके। आपको याद है ना, 2014 में जब धरना हुआ था तो एक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनी थी 36 रुकनी, उसमें PTI भी शामिल थी। उस वक्त से शुरू हो जाए 2013-14 से लेके आज 2023 है,
इन 10 सालों में कौन सी आपने ऐसी इंतखाबी इस्लाहत कर ली, कौन सा आपने इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बना दिया, कौन सी इस वक्त ऐसी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये जो हमें इंतखाबी निजाम में खराबियां नजर आ रही हैं इनको दुरुस्त किया जाएगा और एक शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाएगा। बदकिस्मती ये है कि सियासी जमातें हो या कोई और हो, सब ने अपनी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक आइन और कानून के साथ खेला है और उसका नतीजा ये हम देख रहे हैं कि जिस किस्म के इंतखाबात होंगे और जिस किस्म की सियासत और जमहूरियत का निजाम यहाँ चलाने की कोशिश की जा रही है। चले, ये तो यही राय है सबकी, कैसा तो होता आया है और शायद आगे भी होता चला जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बात बड़ी खुशाइंद है कि कागजात नामजदगी का जो इजरा है वो शुरू कर दिया गया है। जैसे ही आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी, मेल मुलाकातों में इजाफा हो रहा है, वहीं इल्ज़ाम तराशियाँ भी जो हैं वो भी बढ़ गई हैं एक दूसरे पर, सियासतदानों की, सियासी जमातों की। उस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आम इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी हम देख रहे हैं, मेल मुलाकातों में इजाफा हो रहा है, इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। उस्मान डार की वालिदा ने ख्वाजा आसिफ पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं, जबकि चेयरमैन PTI का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब अब भी नाअहल हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आइन टूटता है तो जजिस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। वज़ीर आज़म को जेल में डालकर कहा जाता है कि हमने ठीक किया। सवाल मेरा ये है सलमान आबिद साहब, नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है कि उनको बड़ा रिलीफ मिला है, तो फिर उसके बावजूद जजेस से नाराज़ क्यों हैं? नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने कल भी कहा था, वो माजी में कहीं उलझ के रह गए हैं और सारी गुफ्तगू माजी की कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है अगर उनको माजी का बड़ा दुख है, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो इंतखाब तो नहीं करते ना, फिर वो अपने भाई के साथ मिल जाते हैं और इक़्तिदार के खेल का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सी ज्यादतियां मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के साथ हुई हैं, लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे भी हैं जो नवाज शरीफ ने खुद भी पैदा किए हैं, उसका वो इतराफ नहीं करते हैं। और ये जो जजेस हैं, इन अदालती निज़ाम को जिस तरह से नवाज शरीफ ने और शरीफ खानदान ने खराब किया, अपनी मर्जी के जजेस जिस तरह से लगते थे, वो भी हमारे सामने है। जस्टिस कय्यूम की वीडियो भी हमारे सामने मौजूद है, ऑडियो मौजूद है और इस तरह के बहुत से सारे काम मौजूद हैं। तो मसला यह है कि जजेस की या अदलिया को अपने हक में इस्तेमाल करने की रिवायत कोई नई तो नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है। और इनको नवाज, आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो बाकायदा चमक का नाम इस्तेमाल किया करती थी जुडिशरी के बारे में, अदालती चमक, और वो कहती थी अदालती चमक जो है अदालती लाडले के लिए इस्तेमाल। सलमान आबिद साहब को हम नहीं सुन पा रहे हैं कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर। रज़ी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, नवाज शरीफ साहब किससे चाह रहे हैं मुंसफी? जो आज का उनका बयान है वो कहते हैं कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं और फिर वज़ीर आज़म को जेल में डालकर कहा जाता है कि हमने ठीक किया। जी, मुझसे कह रहे जी। अच्छा, देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त जिस सिंड्रोम में है वो ये है कि 16 माह की एक ऐसी हुकूमत गुजरी है उनके भाई की, जिसके अंदर अपनी तरफ से तो वो कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन आवाम के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। इस वक्त अफरात ज़र सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 28% पे खड़ा हुआ है और बढ़ती हुई चीज़ों की कीमतों ने आम लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। तो इस हवाले से तो उनका दामन खाली है। तो अब वो 16 महीने की जो कारकर्दगी है, ज़ाहिर बाकियों का भी खाली है। और मतलब कि इमरान खान साहब का तो 3 साल 7 माह 21 दिन का भी खाली है। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो कि इमीडिएट पास से गुजरे हैं वो इसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकते, तो वो उन अच्छे दिनों को याद करते हैं जिसका वो क्रेडिट ले सकते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि उनका वो वाला दौर तमाम तर कबाहतों के बावजूद भी जो है किसी भी दौर से बेहतर था। देखिए, हमारी जमहूरियत ने हर गुजरते दिन के साथ सीखा है, अगर हम इसको यूं कहें तो। हमारे यही लोग थे जो जजेस की तकर्रियों के ऊपर झगड़ते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि इन्हीं लोगों ने जो था वो 18वीं तरमीम में जजेस को तकर्रर करने का अख्तियार पार्लियामेंट को लाया। अगरचे इफ्तिखार चौधरी साहब ने वो इख्तियार वापस छीन लिया काफी हद तक, लेकिन अभी भी मोहर उसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी की ही लगती है, तो वो तकर्रियां जो हैं वो फाइनल होती हैं। अगली दफा हम फुल्ली इख्तियार भी ले लेंगे
और अभी पिछले दिनों हम ये बात सुन रहे थे कि मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होना चाहिए एक जज का, ताकि वो मेंटली भी फिट हो और फिजिकली भी फिट हो जब वो जज बने। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशनरी तरीके से ही होगा ना, हम आहिस्ता आहिस्ता एक इंच आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर अपनी मर्जी के जजेस लगने की बात हुई थी, लेकिन एक बात हम जो है ना उसको भूला ना करें, और वो ये है कि देखिए प्री अपना वो सीओडी ईरा हमारे यहाँ और था और पोस्ट सीओडी ईरा और था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले का दौर हमारी सियासी खलफशारियों का और मुखालफतों का एक और कहानी बताता है, और पोस्ट सीओडी दौर जो है वो हमें एक और कहानी बताता है। और दोनों के अंदर अगरचे फर्क बहुत कम है कि नवाज शरीफ साहब भी चले गए थे अदालत के अंदर काला कोट पहन के, लेकिन नवाज शरीफ साहब का नुक्ता नजर है कि यूं उन्होंने मामला एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से खींच के पार्लियामेंट के हाथ में पकड़ा दिए थे। तो ये बहरहाल पोस्ट सीओडी के अंदर जो है हमें वो वाली चपकले सियासतदानों की नजर नहीं आती, इसीलिए इमरान अहमद खान न्याजी साहब को उतारा गया इस मैदान के अंदर कि वो आके सियासतदानों को इस बात के ऊपर पनिश करें कि वो क्यों आपस में लड़ना नहीं चाहते, और फिर जो कुछ हुआ है पिछले 10 साल में वो आपके और मेरे सामने। ठीक है, मोहम्मद आदिल साहब आप क्या राय रखते हैं? ये जो नवाज शरीफ साहब ने कल भी बात की, शिकवा कुना थे, आज भी रिलीफ के बावजूद वो जजेस से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, नवाज शरीफ साहब जिन जजेस का हवाला दे रहे हैं उन जजेस के माजी से कोई चीज़ ढकी छुपी तो नहीं है। साकिब निसार साहब नवाज शरीफ का जो पहला दौर था उसमें वो सेक्रेटरी जो है कानून थे, और वो कैसे सेक्रेटरी कानून लगाए गए थे और फिर कैसे उनको चीफ अपना जज लगाया गया। उसके बाद आसिफ सईद खोसा किसके दामाद थे, और उनके जो सुसर थे उन्होंने उनकी नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया था, जिसके बाद आसिफ सईद साहब को जो है वो एक लाहौर हाई कोर्ट में जज लगाया गया था। तो आज नवाज शरीफ साहब जिन जजेस का हवाला दे रहे हैं, जिन जजेस से शिकवा कर रहे हैं, वो माजी में किसी न किसी तरीके से जो है शरीफ फैमिली के साथ उनका किसी न ताल्लुक रहा है। तो अब ये अलमिया है पाकिस्तान के अंदर के जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जो अदलिया है उसका कहीं ना कहीं माजी में गठजोड़ रहा है। जो आज भी नवाज शरीफ साहब ने बात की कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो डिक्टेटर आते रहे उनको इंडोर्स करती रही है अदलिया। तो अब पहली दफ़ा अब हमने आके देखा कि कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं। कहीं हमने देखा कि जजेस और पॉलिटिकल फोर्सेस हमें एक पेज पर नज़र आई, और कहीं हमें जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस और इस्टेब्लिशमेंट एक फोर्स पर नज़र आई। तो वो ये तीन जो मामले हैं कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर, इनका किसी न किसी जगह पर इख्तलाफ चल रहा। तो अब नवाज शरीफ साहब शिकवा कर रहे हैं, वो शिकवा ही कर सकते हैं। वो माजी की जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं उनको चूंकि अदालती उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला गया, उनके पास शिकवा ही है इस वक्त। वो सिर्फ एक बयानिया बनाने का, हमदर्दी का एक बयानिया आप इस टाइम बना रहे हैं। उनको रिलीफ तो मिल चुका है अदालतों से, अब आगे देखते हैं कि वो जब इलेक्शन में जाएंगे जो अपना उन्होंने एजेंडा लेके आना है, वो यकीनी तौर पर वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्या करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा यही तीन किरदार जो है वो हुकूमतें बनाते भी हैं, हुकूमतें गिराते भी हैं, सियासतदानों को इन भी करते हैं, सियासतदानों को आउट भी करते हैं। पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ था, अब किसी और के खिलाफ हो रहा। तो ये खेल इसी तरह चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा जब तक इसके लिए कोई मजबूत जो है वो कोई इकदाम नहीं हो सकता। जब तक पॉलिटिशियंस अपनी पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको कायम नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो ये शिकवे इसी तरह चलते रहेंगे। इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम पे सवालिया निशान जो है वो लगा रहेगा। इसी तरह सियासतदान जो है वो हमें इक़्तिदार में आते हुए खुश दिखाई देंगे और इक़्तिदार से जाते हुए हमें रोते हुए दिखाई देंगे। तो ये जरूरी है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है और जो इदारों की मजबूती है वो बहुत जरूरी है। सही है। समाना भी साहब, अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो ये कहते हैं कि सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया, एक दूसरे को जेल भेजना सियासत में नाकामी है, सियासत नहीं है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो एकदम से रिवायती सियासत के इतना खिलाफ क्यों हो गए? आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा प्रोग्रामों में कहा था कि बिलावल की गुफ्तगू को ज़्यादा सीरियस ना लिया करें,
और उनकी गुफ्तगू को महज एक तकरीर समझा करें। अच्छा। असल गुफ्तगू जो है वो आसिफ अली जरदारी की होती है, और उनके इंटरव्यूज देखें हामिद मीर के साथ, आसमा शराजी के साथ, या जो पसे पर्दा वो पॉलिटिक्स करते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी की रिफ्लेक्शन जो है वो बिलावल भुट्टो नहीं है, उनकी रिफ्लेक्शन जो है आसिफ अली जरदारी की सियासत है। तो इसलिए ये बच्चा जो है जो मर्जी कहता रहे, बकौल बाप के अभी तो इमेच्योर है, अभी उसे बहुत कुछ सीखना है, इसलिए वो जो मर्जी कहते रहे। लेकिन सबको पता है कि पीपल्स पार्टी की असल सियासत और असल चाबी जो है वो आसिफ अली जरदारी के पास है, और जरदारी साहब बड़ी अच्छे तरीके से अपने कार्ड खेल रहे हैं। मेरा ख्याल में मुताबिक मैंने कल भी कहा था कि जरदारी साहब को एक बात समझ आ गई है कि पावर पॉलिटिक्स में हर सूरत में अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा निकालने की कोशिश होनी चाहिए, और ये बात भी वो समझ गए हैं कि उनको एस्टैब्लिशमेंट से टकराव पैदा करने की बजाय एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मफाहमत करनी चाहिए। अब आपने देखा ना, वही बिलावल भुट्टो साहब जो बड़ी जोरदार किस्म की तकरीरें कर रहे थे, दुबई यात्रा के बाद काफी खामोशी आ गई है उनके बयानात के अंदर। अब वो तलखी नहीं है जिस किस्म की गुफ्तगू वो दुबई जाने से पहले कर रहे थे। लगता यह है कि वहां जरदारी साहब ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर उन पर कोई मंत्र मुंतर पड़ा है, और उसके बाद वो काफी हद तक अब सेहतियाब हो गए। अब छोटी मोटी जो वो बातें करते हैं उसको इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जरदारी साहब को पता है कि इक्तदार का रास्ता कहां से निकलता है, कैसे निकलता है, उसमें किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, कौन सा कार्ड कहां खेलना है, नवाज शरीफ को क्या कहना है, इमरान खान को क्या कहना है। वो असल में पार्टी पॉलिसी को लीड करते हैं, बिलावल भुट्टो साहब लीड नहीं करते। ठीक है रज़ी साहब, क्या आपकी भी यही राय है, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वो चाहे जो मर्जी बात करें? क्योंकि आजकल खासे खिलाफ हुए हैं रिवायती सियासत के, वो कहते हैं रिवायती सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि बिलावल साहब जो हैं, बिलावल भाई और जरदारी साहब जो हैं, वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं और दोनों तरफ के वोटर्स को लेवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद कि उनको पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया बलूचिस्तान के अंदर, उनका ख्याल है कि जिस तरह सरफराज बुगटी शामिल करके लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है, इस तरह कोई सरफराज बुगटी पंजाब से भी शामिल करके हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। लेकिन हो भी जाए तो अब देखिए सीरियसली वो अपना इलेक्शन की एक्सरसाइज करती हुई आपको एक ही पार्टी नजर आती है जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और वो रोजाना अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास करते हैं और अगले 10 दिन भी ये इजलास जारी रहेगा। 30 को जाकर ये फाइनल करेंगे अपने हलकों के अंदर कि किन को इन्होंने टिकट देने हैं। ये इतनी लंबी एक्सरसाइज जो है इनके अलावा इन दिनों में किसी पार्टी ने नहीं की। हाँ, जेल में जाने से पहले साबिक चेयरमैन पीटीआई जो थे वो इस अमर का एहतमाम कर रहे थे, लेकिन उस मीटिंग में भी जाने के लिए वो जो ऑडियो लीक हुई थी उसके मुताबिक वो मीटिंग अटेंड करने के लिए किसी एक हल्के के तमाम कैंडिडेट को जब वो बुलाते थे तो मीटिंग अटेंड करने के लिए भी लाख करोड़ और 2 करोड़ रुपया अदायगी की बात होती थी, लेकिन वो एक्सरसाइज वायरल हुई थी। उनके बाद इन्होंने किया, पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई तकल्लुफ किया ही नहीं क्योंकि कैंडिडेट है ही नहीं, तो इसलिए तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है। तो देखिए मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस जरदारी साहब जो हैं वो इस पूरी सिचुएशन से मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं जो वो निकाल पाए, और अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कैंपेन में निकलना है, और जब उन्होंने अंदरूने सिंध जाना है तो फिर आपको असल रंग नजर आएगा पीपल्स पार्टी का और असल जुबान नजर आएगी पीपल्स पार्टी के। जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब के लत्ते लेंगे और उन पे झपटेंगे, फिर सही रंग जमेगा जिसे कहते हैं इलेक्शन। सही है। मोहम्मद आदिल साहब, क्या कहेंगे आप? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो रिवायती सियासत के रिवायती सियासतदानों के खिलाफ हो गए हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पुराने सियासतदान लड़ते रहे तो मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि मज़ीद बढ़ेंगे, सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया है। ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या फिर वाकई वो रिवायती सियासत जो है उसके खिलाफ हो गए हैं और आगे कुछ चेंज चाहते हैं? देखिए, मैं तो इसको रवायती सियासत समझता हूँ। तो ये तमाम सियासतदान जो हैं वो रवायती सियासत ही करते हैं। वैसे तो बिलावल इससे पहले पार्लियामेंट के इजलास में भी इस तरह की गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो उनका टारगेट है वो कुछ और है। यहाँ पर 2 वोट बैंक हैं, एक मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है और एक पीटीआई का वोट बैंक है। बिलावल की जो आज की गुफ्तगू है वो बेसिकली पीटीआई के जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो एक तरफ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादती की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है, सही हो रही है। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बात करें, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म में तो नवाज शरीफ भी थे।
तो अभी तो वो मुस्लिम लीग नून के होम ग्राउंड पे आए हैं, अब उन्होंने स्टार्ट लिया है। यकीनी तौर पर वो इससे भी ज्यादा सख्त लैंग्वेज जो है वो शरीफ फैमिली के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने यह पाकिस्तान की सियासत में जो सख्त बयानियां है, किसी या किरदार कुशी है, उसको अवामी तौर पर बड़ा पसंद किया जाता है। हमने देखा तहरीक इंसाफ ने जो एक बयानिया बनाया था या लोगों को इस तरफ जाहिल किया था, बेसिक लोगों का कथारसिस कराने के लिए इस किस्म का बयानिया सियासतदान अपनाते हैं ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, इम्तियाज आलम साहब, अगर शरीफ साहब को कल भी शिकवा कुना दिखाई दिए, आज भी जजेस से नाराज दिखाई दे रहे थे, इतने रिलीफ के बावजूद क्यों नाराज हैं नवाज शरीफ साहब और किससे मुंसफी चाह रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ का मसला ये है जिसे कहते हैं लॉस ऑफ फेथ, कि उन्होंने एक बड़ा बुलंदोबान बयानिया बिल्ड किया था वोट को इज्जत का। मतलब ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो और अवाम जो है वो सॉवरन है। अब वो उससे पीछे हटे हैं, समझौता करके आए हैं। बिरादर खुर्द ने उनकी सियासत की लुटिया दबोकर उनकी वापसी का इंतजाम किया है, तो क्या होगा फिर? अब वो परेशान है कि उन्हें काफी पजीराई मिली थी उनके बयानियों को, अब उनके बाद बयानिया कुछ नहीं फल कर गए। अच्छा। लिहाजा उन्होंने ये शिकवे शिकायत, उनमें से बहुत से उनके शिकवे शिकायत जायज है, और जिस तरह उनकी 2017 में हुकूमत को खत्म किया गया और उसमें जजेस भी शामिल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल थे और वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे ताकि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की हाइब्रिड बिल्कुल लाया जा सके। अब वो तो उसमें नवाज शरीफ को जेल डाला गया, नवाज शरीफ इलेक्शन कर सके, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के जो सेनेटर इलेक्ट हुए वो आजाद हैसियत में इलेक्ट हुए, क्योंकि नवाज शरीफ को सदारत से हटा दिया गया था। अब यही खेल जो है वो जो पिछला जो खेल था वो दोहराया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ। और पीटीआई को अभी तक पता ये नहीं लग पा रहा कि उनके पास बदले का निशान होगा या नहीं होगा। इमरान खान तजब्जुब का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो लिहाजा आप मेरी बात सुन रही हैं? जी जी। हाँ, तो लिहाजा ये कि वो अब वही काम उनके साथ हो रहा है, उनकी पार्टी तोड़ फोड़ दी गई है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तो ये भी हुआ है कि जो उनके लोग अंडरग्राउंड थे वो उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। मतलब ये है कि वो एब्सेंशिया में अपने पेपर्स भी दाखिल नहीं कर सकेंगे, नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा नहीं करा सकेंगे। तो इम्तियाज आलम साहब, कोई पीटीआई या फिर बानी पीटीआई की मुश्किलात में कोई कमी का चांस है आगे मुस्तकबिल करीब में? अब मुझे बानी पीटीआई यानी इमरान खान, जिनका आप नाम लेना पसंद नहीं कर रही, अब वो तो मुझे अभी रिहा होते नजर नहीं आते। उनका तो कष्ट अभी उन्हें वो पूरा करना पड़ेगा। अब उसके बाद पीटीआई का क्या होगा? पीटीआई को काफी तोड़ दिया गया है, तो छोड़ दिया गया है, लेकिन पीटीआई की वेव है पंजाब में। पीटीआई के लिए इसके साथ यूथ खड़ा है। अच्छा। काफी बड़ी तादाद में। अब तो मुझे लगता है ये है कि देहातों में भी यूथ पीटीआई के तरफ गया है। तो इम्तियाज सर, अगर बल्ले का निशान ले लिया गया तो बैरिस्टर गौर खान जो है चेयरमैन पीटीआई, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर ले लिया गया तो फिर नुकसानदेह होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जाहिर है अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो पार्टी को तो नुकसान होगा, लोग काफी मायूस भी होंगे और फिर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि किस हल्के में पीटीआई का कौन सा निशान है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो पार्टी के पास, जैसे कि उनके पास काफी सोशल मीडिया की इफेक्टिव है नेटवर्क, और अगर वो इमरान खान ऐलान कर ले कि भाई ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और इनके ये निशान है फला फला हल्के में, तो वो मकामी कैंडिडेट्स की इफेक्टिव कैंपेन पे डिपेंड करेगा कि वो कहेंगे कि बल्ले का निशान नहीं है जी, ये तो सेंट्रल का निशान है। तो लिहाजा वो उससे वो उस कंटिजेंसी से वो दे कैन लीड। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत, इससे पूरा इलेक्टरल प्रोसेस खराब हो जाए। मुझे लगता ही है कि 50-60 हल्कों में पंजाब में वो पीटीआई को शायद मौका दे दे। अच्छा। क्योंकि ताकि वो ये भी रहे कि पीटीआई ने यहाँ पेपर फाइल किए और बहुत सी जगहों पे उनके पेपर फाइल ही ना होने दिए जाए या कैंडिडेट्स विड्रॉ कर ले।
तो इसी तरह कोई इंडिपेंडेंट का ग्रुप भी बनेगा। तो मुझे जो लगता है कि मियां नवाज शरीफ, जो आपका सवाल था, वो इसलिए भी अब गुस्से में है या रिएक्ट कर रहे हैं, पुराना जिक्र कर रहे हैं बार बार, और इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें नजर आ रहा है कि जो मेजॉरिटी का ख्वाब दिखाया गया था वो होने नहीं जा रहा, वो पंजाब में भी नहीं होगा। सही है, पंजाब में भी पीटीआई नून लीग को मुझे नहीं लगता कि 90 से सीटें 80 और 90 के दरमियान शायद 30 हो। अब कुछ इंडिपेंडेंट का चेक भी होगा और कुछ पीटीआई के लोग भी होंगे, कुछ आईपीपी भी होगी, 10-15 पीपल्स पार्टी के भी होंगे। तो बेसिकली आपको लगता है ये वजह है उनकी नाराजगी की, जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो शिकवा को ना दिखाई दे रहे हैं। चले ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन रहा और 2023 मईशत के लिए अच्छा ना रहा। कारोबारी बरादरी ये शिकवा करती दिखाई दे रही है। इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के मौशी हालात की कुछ हम बात कर रहे थे। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, कारोबार का मनफी दिन रहा। पाकिस्तान का LNG के लिए आलमी अदालत से रुजू भी देखने में आया है। पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों के वसूल में 50% कमी का सामना है और 2023 मईशत के लिए अच्छा ना रहा। कारोबारी बरादरी का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। रजी साहब, पाकिस्तानी मईशत अपने पाँव पर कब खड़ी होगी? देखिए, पाकिस्तानी मईशत उस वक्त तक खड़ी नहीं हो सकती। मैं बार बार इस प्रोग्राम में अर्ज करता रहा हूँ, जब तक एक ऐसी हुकूमत मौजूद ना हो जिसके पास वाज़े तौर पे मैंडेट हो कि वो फलां दिन तक मौजूद रहेगी आईनी तौर पे। वैसे आप मुख्तलिफ किस्म के उल्टी सीधी हरकतें करके उसको हटा दें, लेकिन आईनी तौर पे जो मुल्क का लिखा हुआ आइन है उसके मुताबिक वो फलां दिन तक मौजूद रहेगी। यानी कि एक टर्म के लिए, 5 साल की टर्म के लिए मुंतखब होकर आने वाली वाज़े हुकूमत। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था सिंध में और उसके नतीजे के अंदर सिंध में जो है वो रिकंस्ट्रक्शन और रिहैब के लिए बहुत सारे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने $19 अरब कमिट किए थे, लेकिन उनमें से एक आना और एक टका भी पाकिस्तान को नहीं मिल सका, क्योंकि उन तमाम दोस्त ममालिक का ये कहना है कि आपके यहाँ जब तक एक जिम्मेदार लॉन्ग टर्म हुकूमत नहीं आ जाती, हम ये पैसे आपके हवाले नहीं करेंगे। तो इससे ये भी बात इसकी तरफ भी इशारा होता है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात का शिकार जो है वो एक मुंतखब शुदा जमहूरी हुकूमत है। उसके इंतखाबी प्रोसेस के ऊपर जितने मर्जी जो है वो धब्बे लगा लें, लेकिन किसी प्रोसेस से गुजर के आई हुई हुकूमत हो, ये केयर टेकर हुकूमत को कोई सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये साल के साल जो है, अगर हम पिछले जितने भी साल गुजरे हैं उनका डाटा निकाल के देखें तो ये जो 19, 20, 21 ये 3 दिन ऐसे होते हैं जब यूरोप के फंड मैनेजर्स ने छुट्टियों पे जाना होता है और वो अपने पोर्टफोलियो छोड़ के नहीं जाते, वो उन्हें स्क्वायर अप करते हैं, वो उनमें जितना प्रॉफिट लॉस होता है वो बुक कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर 3 रुपए वाला शेयर जो है पिछले 3 माह के अंदर बढ़ के 7 और 8 रुपए और 9 रुपए का हो गया है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो अब अगर उनको प्रॉफिट हो रहा था तो उन्होंने प्रॉफिट लिया है और अपनी सरमायाकारी निकाल के चलते बने। अब जाहिर है कि वो अरब हार रुपए की अगर उन्होंने सेलिंग की है तो पाकिस्तान के अंदर तो अरब हार रुपए की बाइंग करने वाले मार्केट के अंदर लोग मौजूद नहीं थे, तो मार्केट ने क्रैश ही करना था। तो इसलिए इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन इस दफा हुआ ये है कि सेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। और इस खुश उम्मीदी के ऊपर कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, वक्त पे होने जा रहे हैं, नई हुकूमत आएगी और वो जनाब फिर आलमी इदारों के साथ बातचीत करेगी, ये हुआ है। उधर से चाइना बहादुर ने भी हमें कह दिया है कि तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, कि आप ये तय तो कर लें कि आपने चलना किसके साथ है। आपने अमेरिकन के साथ चलना है, आपने हमारे साथ चलना है, आपने कंट्रोल्ड मईशत रखनी है, आपने प्राइवेटाइजेशन करके करना है, आप कुछ कर तो लीजिए। और ये भी साथ उन्होंने कह दिया कि इस हवाले से जो बात होगी वो आइंदा हुकूमत से होगी। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें इस हवाले से है। ये हमारी मईशत की डायरेक्शन है कि हमें एक इलेक्शन चाहिए ताकि एक मुंतखब हुकूमत आए
और मईशत को सही से मत लेके जाए। ठीक है मोहम्मद आदिल साहब, जो कारोबारी बरादरी है वो कहती है कि 2023 मईशत के लिए अच्छा नहीं रहा, आइंदा साल को बेहतर करार दे दिया। आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले साल में जो पाकिस्तानी मईशत है वो कुछ बेहतर हो जाएगी, अपने पाँव पर खड़ी होगी? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है। जब तक पॉलिटिकल जो है सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, मजबूत माशी जो है वो इस्तेहकाम उस वक्त तक तो मुमकिन नहीं है। तो आइंदा इलेक्शन, दुआ तो यही है कि आइंदा इलेक्शन आए और जो भी हुकूमत आए वो इस काबिल हो कि वो कोई फैसला साजी कर सके, और उस फैसला साजी के नतीजे में ही मईशत जो है वो खड़ी हो सकती है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का मामला है, आजकल जो स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर से जाना शुरू हुई थी, इसमें तो मुल्क में तो कोई ऐसे माशी इशारे इतने कोई अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी। यकीनी तौर पर इसमें सट्टा हो रहा था, और हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि कुछ बड़े इदारे और जो ब्रोकर्स हैं वो इसमें सरमायाकारी करते हैं और फिर एक जगह पर जाकर उसको क्रैश करवा देते हैं, और ये हर साल हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ये सट्टा यहाँ पर भी अभी भी मुझे लगता है ऐसा ही है, जैसे अभी रजी साहब ने बात की है कि वो एक सरमायादारी की गई थी और वो उसके नतीजे में आज क्रैश कर गई। तो जो जहाँ तक ताजरों के और सनतकारों के खदशात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो है मुस्तहकम जो इलेक्टेड हुकूमत हो। ताजरों का ताजर जो है वो आर्मी चीफ से मिलते हैं तो उनको भी सपोर्ट करते हैं कि जी आप ही इस मुल्क के माई बाप हैं तो आप ही चला सकते हैं। वो निगरान वज़ीर आज़म को उस दिन मिले थे, उनको भी उन्होंने कहा कि जी मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। तो ताजरों का भी जो है ना वो वक्त के साथ साथ मूड बदलता रहता है, वो देखता है कि सूरज किस तरफ रुख किस तरफ है, वो उस तरफ अपना मुंह कर लेते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के माशी हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे, पाकिस्तान में जो है वो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जी सही है। रज़ी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं आप। मैं बिल्कुल ये ताजरों का जो इन्होंने रवैया बताया है और जो उनका बिहेवियर बताया वो एग्जैक्टली ऐसी है। वो जिससे मिलते हैं वो उसको कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छे हैं। सही है। सलमान हाफिज साहब, आपको क्या लगता है, एक तो जिस तरह की इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, क्या जिस तरह से ताजर बरादरी जो है वो ये कह रही है कि आइंदा आने वाले साल में हालात बेहतर होंगे मईशत के लिए, आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? और जो पाकिस्तान ने अभी तक जो सारी सिचुएशन पॉलिटिकली देखी है उसके बाद लगता है कि इतने कम वक्त में या अगले साल तक मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी? सलमान हाफिज साहब, देखिए बात बड़ी बुनियादी सी है। ये जो हमें एक फिक्री मुगालता पड़ गया ना कि मुंतखब हुकूमत आएगी तो मईशत ठीक हो जाएगी या मईशत ट्रैक पे चलेगी, क्योंकि पहली दफा मुंतखब हुकूमत आएगी, पहली दफा मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं। भाई जब तक आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेगी, जब तक मईशत के ढांचों के अंदर बुनियादी नोयत की तब्दीलियां नहीं लाएगी, और जब तक ताकतवर तबकों को कानून के शिकंजे में नहीं लाएगी और वो रिफॉर्म्स नहीं करेगी जो मईशत के लिए नागुज़ीर हो चुकी हैं। आप ऐसे 200 इलेक्शन करवा लें, आप ऐसी 200 मुंतखब हुकूमतें करवा लें, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये जो पाकिस्तान का रूलिंग एलीट तबका है ना, ये इंतखाबात को और हुकूमत को अपने कारोबारी मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ तो हुकूमत में बैठा हुआ हर फर्द कारोबार कर रहा है और अपने कारोबार को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए मैं तो बार बार ये कहता हूं कि जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे, ये जो कहा जा रहा है ना कि जी चाइना से पैसा आ जाएगा, अमेरिका से पैसा आ जाएगा, अब IMF पैसा दे देगा, सऊदी अरब पैसा दे देगा, वो भाई ये पैसा 1970 से आपको दे रहे हैं। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इसलिए आप अगर जब तक अपनी इस्लाह खुद नहीं करेंगे, अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे, अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, और ये जो कैंसर का मर्ज हमें मईशत का जुड़ लगा हुआ है, इसकी दुरुस्त तशखीस करके इसका दुरुस्त इलाज नहीं करेंगे, ये हमें खुशफहमियों की बुनियाद के ऊपर मईशत की बहाली का जो ख्वाब हमें नजर आ रहा है वो मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। रज़ी साहब, दूसरी जाने पाकिस्तान ने LNG के लिए आलमी अदालत से रुजू कर लिया है, सुनवाई हो पाएगी? देखिए इस वक्त जो है वो यूक्रेन वॉर के बायस रशिया ने यूरोप की गैस बंद की है और पूरा यूरोप LNG पे चला गया। वो LNG जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर हमें $2.5 पर MMBTU पे ऑफर हुई थी और हमने नहीं ली थी, अब $40 पर MMBTU के ऊपर भी दस्तयाब नहीं है। हम टेंडर करते हैं आलमी सतह के ऊपर, सारा कैपेसिटी बाइंग कर गया हुआ है यूरोप
कतर की, और जनाब बस वो एक दो मुआहदे हैं, उनमें से एक इमरान खान साहब ने किया था, एक जो है वो शायद खान अब्बासी साहब ने किया था। उनकी वजह से हमारी कुछ इज्जत बची हुई है। जब हम इजाफी डिमांड की वजह से ओपन मार्केट में जाते हैं तो हमें वहां से नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल फ्यूल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं और प्रेडिक्शन जो है इस साल के लिए वो $72 पर बैरल की गई है। एवरेज की बात कर रहा हूं, तो पिछले साल जो थी वो 84 थी, और इस साल जो थी, जो साल अब गुजरा है जो कि अभी खत्म हो जाएगा दिसंबर में, 76 की थी और अब $72 की, यानी कि और मजीद फ्यूल की प्राइसेस नीचे जाएंगी। फ्यूल की प्राइसेस नीचे जाएंगी तो गैसोलीन की और LNG की प्राइसेस भी नीचे जाएंगी। बुनियादी तौर पे मसला कमोडिटी की दस्तयाबी का है, इसमें आलमी इदारे कुछ नहीं कर सकते। सीधा सीधा हल है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है उसको फौरी तौर पे इनिशिएट किया जाए, या फिर टैपी जो है उसको मुल्तान तक ले आया जाए अपना चमन से। तो इन दोनों में से कोई एक मसला जो कि बिल्कुल एक साल से कम अरसे में हो सकता है, उसको कर लिया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। वरना हम इसी तरह ही आलमी सतह के ऊपर बाउल पकड़ के, कशकोल पकड़ के तो भीख मांगते फिरेंगे कि जनाब हमें जो है वो LNG अरेंज करके दें। LNG हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ताहम हमारे दो हमसायों ने हमें ऑफर कर रखा है, एक तुर्कमेनिस्तान ने और एक ईरान ने। अच्छा। और दोनों की पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान में खींचना एक 6 माह से 9 माह से 6 माह से लेकर 9 माह से ज्यादा का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन तरजीहात हुकूमत की पता नहीं क्यों नहीं बन पा रही। फिर मैं वही बात कहूंगा तो मेरे भाई जो हैं सलमान आबद नाराज हो जाएंगे कि उसके लिए भी जरूरी है कि एक मुंतखब इलेक्टेड हुकूमत हो जो डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करे और डिसीजन मेकिंग करे। ठीक है, तो कर्जों के हवाले से भी तो खबर आई है मोहम्मद आदिल साहब, डॉलर के कर्जे हासिल करने की पाकिस्तान की सलाहियत में नुमाया कमी आई है, जैसा कि गैर मुल्की कर्जों के उसूल में एक ऐसे वक्त में 50% कमी आई है जब जो पाकिस्तान है ज़्यादा से ज़्यादा रुकून की आमद के लिए शिद्दत से तवक्को कर रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल वही जो अभी रजी साहब ने कहा है कि कोई मुस्तकम हुकूमत आएगी तभी मसला हल हो सकता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी माशी उसमें है वो पाकिस्तान में चाहे वो सिलेक्टेड हो, चाहे वो जिस तरह से भी जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, जब तक कोई मुंतखब हुकूमत ना आए उस वक्त तक ये पाकिस्तान की मुश्किलात का हल निकल ही नहीं सकता। पाकिस्तान में कोई हुकूमत आएगी तो ही ये कोई मुल्क जो है ट्रस्ट करते हुए कोई कर्जा देगा, क्योंकि पाकिस्तान की सारी मईशत का दारो मदार ही कर्जे के ऊपर है। पाकिस्तान कर्जा लेगा तो सूद देगा, पाकिस्तान कर्जा लेगा तो बाकी मामला चलाएगा, क्योंकि हमने वसाइल तो यहाँ पे पैदा नहीं करने, जैसे रजी साहब बात कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत ने कुछ करना है, वो वहाँ के जो हालात हैं, इंटरनेशनल पावर्स के इंटरेस्ट हैं, इसीलिए बलूचिस्तान के हालात आज तक ठीक नहीं हुए। अगर हालात ठीक हो जाते तो ईरान से गैस पाइपलाइन भी आ जाती, हालात ठीक हो जाते तो तुर्कमेनिस्तान से भी आ जाती। कोशिशें तो हर दौर में हुई हैं, लेकिन इसीलिए मुमकिन नहीं हो पाती कि यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनके बहुत सारे स्टेक्स हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। इसीलिए CPEC में जो है वो हम नहीं कुछ कर सके। असल चीज ये है कि हमें अपने वसाइल खुद पैदा करेंगे ही तो मसाइल हल होंगे। सलमान आबिद साहब, जैसे आपने भी कहा कि किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हुकूमत आएगी नहीं और जो मईशत है वो एकदम से बेहतर हो जाएगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। ताजिर बरादरी कह रही है कि अगर मौजूदा पॉलिसीज जो है उनका तसलसल जारी रहा तो फिर यकीनन मईशत जो है वो इस्तेहकाम की तरफ गामजन होगी। देखिए, पाकिस्तान का ताजिर तबका हो या पाकिस्तान का सनतकार, ये बुनियादी तौर पे एक ब्लैकमेलर ग्रुप है जो हर आने वाली हुकूमतों को ब्लैकमेल करता है, कभी सियासी हुकूमतों को, कभी फौजी हुक्मरानों को लॉलीपॉप देता है। असल में ये खुद जो है अकाउंटेबल होना नहीं चाहते, ना ये खुद टैक्स देना चाहते हैं और ना ये किसी कानून के शिकंजे में अपने आप को लाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने कहा है ना कि एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स लानी होगी, वो कौन लेके आएगा? वो जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी अगर करेगी तो मसला हल होगा, अगर वो नहीं करेंगे बात तो वही है कि हुक्मरान जो जितने भी आज तक आते जाते रहे हैं वो कम से कम जितने इनकलाबी नारे और दावे करते चले आए हैं उनमें से सभी नहीं, चंद ही जो फैसले और वादे जो थे वो वफा किए होते तो हालात शायद इस कदर आज मायूस कुन ना होते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।